जी हाँ, नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 3 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। 3 नवंबर यानी यूपीएससी प्रीलिम को अभी 214 डेज आर लेफ्ट। आज भी जानने लायक चीज़ों में एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ चीज़ें, ग्लासगो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, भारत ने उसमें क्यों साइन नहीं किया, फिर कुछ और भी एनवायरनमेंट की चीज़ें एक एक करके देखते हैं। पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में कुछ खास काम का नहीं था। वो वही सब चीज़ें जो या तो उसके बाद वाले पेजेस में रिपीट हो रही है या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं। पेज 8 पर न्यूजीलैंड का एक लॉन्ग टेल्ड बैट, उसे बेस्ट बर्ड ऑफ द ईयर का इनाम मिला। अब वैसे इसमें कंट्रोवर्सी ये हो सकती है कि बैट्स आर नॉट बर्ड्स, दे आर मैमल्स। वो स्तनधारी होते हैं क्योंकि उसके आप जानते हैं कान होते हैं, वो बच्चों को जीवित जन्म देता है, अंडों क्या जन्म नहीं देता है वगैरह। लेकिन क्योंकि ये बैट एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है इसलिए लोगों का इस पर ध्यान जाए, इसलिए बेस्ट बर्ड का इसे कुछ पारितोषिक दिया गया। क्या एग्ज़ाम के लिए काम का है? इन माय ओपिनियन ये न्यूजीलैंड का ये वाली चीज़ है वो नॉट सो ग्रेटली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो भारत की स्पीसीज़ नहीं है पहली बात, और जो ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ये बेस्ट बर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया वो कोई WWF या ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूजीलैंड की है। लेकिन हाँ, ये बात हमको पता होनी चाहिए कि इट इज़ अ मैमल, इट इज़ नॉट अ बर्ड। आगे बढ़ते हैं। पर्सन इन न्यूज़, फ्रीडम फाइटर्स। तो सालेम सुब्बाराव, जो कि कर्नाटक में जन्म हुआ था लेकिन ज़्यादातर उन्होंने अपना काम राजस्थान मध्य प्रदेश में किया। क्विट इंडिया मूवमेंट में, हिंद छोड़ो आंदोलन में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी किया था, ब्रिटिश पुलिस ने। और ये श्रमदान यानी वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर के लिए मशहूर थे। चंबल के डाकुओं का समर्पण हो, उनका रिहेबिलिटेशन हो, उसके लिए भी काम किया था और उनका देहांत हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पेज 9, एक तो एथिक्स और दूसरा मेंस पेपर 1 में आप जानते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो सोचिए LPG रिफॉर्म के बाद नया क्या हुआ है भारतीय समाज पे। तो मूल्यों में बदलाव आया है। पहले लड़के लड़कियां घुले मिले, उसको खराब नज़रिए से देखा जाता था, पाबंदियां थी, पार्टी करने पर शराब, धूम्रपान, तो वो सब चीज़ों पर पहले से उदारवादी रवैया है। टीवी सीरियल में जिस प्रकार के थीम्स हाईलाइट होते हैं, आजकल कुछ अलग किस्म के थीम हाईलाइट होते हैं। गालियाँ बकना, अवैध संबंध, समलैंगिकता, गुंडई, टशन, वो सब चीज़। सो दे आर गेटिंग नॉर्मलाइज्ड, जो कि पहले ये सब नहीं होता था सिनेमा में और टीवी सीरियल्स में। ऐसी कुछ कुल मिलाकर लंबी चौड़ी उसने कॉलम लिखी है। और फिर वो ऐसा कहना चाहते हैं कि अच्छा वो ऐसा सब नॉर्मलाइज्ड है तो फिर ये शाहरुख खान के बेटे पर इतना सब क्यों नाक चढ़ा रहे हैं मिडिल क्लास वाले। बट दोज थिंग्स आर नॉट ग्रेटली इंपॉर्टेंट। जिस जानने लायक चीज़ें, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, वैल्यू सिस्टम, तो ये सब है। आगे एथिक्स और मीडिया ट्रायल। तो ये शाहरुख खान के बेटे ने अनन्या नाम की एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ वो चैटिंग कर रहा था व्हाट्सएप पे, उसमें सब ड्रग्स लेने देने की बात थी। ऐसी व्हाट्सएप चिक सिलेक्टिवली उसकी बेल हियरिंग के पहले ही उसे स्क्रीनशॉट लीक किए गए पुलिस या NCB द्वारा, जिसके चलते क्रिटिक्स का ये बोलना है कि जब बेल हियरिंग हो रही है तो उसके कुछ घंटे पहले क्यों लीक कर रहे हो, एक हफ्ते पहले क्यों सब ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं किया। जिससे क्या तकलीफ होती है, सोशल मीडिया में लोगों में एक माहौल बन जाता है कि ये तो इसने सब ड्रग्स लिया होगा, जिसके चलते जब सोशल मीडिया पर सब ट्रेंडिंग हो जाता है तो एक प्रकार से जब जज पे दबाव बनना शुरू हो जाए कि अगर मैं ज़मानत दे दूंगा तो सोशल मीडिया में मेरा ट्रोलिंग हो जाए, ऐसा कुछ क्रिटिक्स का बोलना है। यानी उनका ये कहना है कि आप ऐसा क्यों स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट लीक कर रहे हैं, आप जनरल टर्म्स में बोल सकते थे कि ये ऐसा है, और रियल जो हियरिंग हो रही है वो तो कोर्ट में हो रही है, वहाँ पर वो स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट हाईलाइट करे, सोशल मीडिया में क्यों लीक किया जा रहा है। इसके चलते यदि व्यक्ति भविष्य में निर्दोष भी साबित हो तो भी लोगों की नज़रों में हमेशा बदनाम रहेगा, इसलिए मीडिया ट्रायल वो अच्छी बात नहीं है वगैरह। एज अ रिजल्ट कुछ टीवी चैनल जैसे NDTV, उसने वो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट नहीं दिखाए थे, ऐसा बोल के कि वी रिस्पेक्ट द प्राइवेसी और अभी ये मैटर कोर्ट में है तो हम मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहते। तो प्रश्न ये है कि आप अगर कोई न्यूज़ चैनल के संपादक होते तो क्या करते? क्या आप पेज व्यू हासिल करने के लिए ये सनसनी मचाते कि नहीं?
और दूसरा भी कि क्या पुलिस ऑफिसर ने ऐसा करना चाहिए कि नहीं वगैरह। आगे बढ़ते हैं पेज 10, राइट टू पेट्स यानी पालतू जानवर रखने का अधिकार। केरला हाईकोर्ट ने पाया कि कुछ रिहायशी सोसाइटी में नियम बनाते हैं उनके हाउसिंग एसोसिएशन वाले कि कोई भी पालतू जानवर नहीं रख सकता, पालतू जानवर है तो उसको लिफ्ट में आप नहीं ले जा सकते वगैरह वगैरह। तो केरला हाईकोर्ट का ये कहना है कि ऐसे सब नियम बनाना इट इज़ अगेंस्ट द प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल्स, पशु के अत्याचार विरोधी कानून के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के खिलाफ है। तो ऐसा नहीं हो सकता, यानी बिल्डिंग मकान फ्लैट में रहने वाले लोग भी पेट्स रख सकते हैं, दूसरे लोग उसको रोक नहीं सकते। एट द सेम टाइम सच राइट टू कीप पेट्स कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, मतलब ये एक निरपेक्ष अधिकार या इसके अलावा और किसी का कोई अधिकार हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कुत्ता पूरा दिन भौंकता रहे, बाकी के लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, सो नहीं पाए, या फिर कि वो कुत्ता बिल्ली कहीं पर भी शौच करे और उसका मालिक साफ नहीं करे, सीढ़ियाँ गंदी रहे, लिफ्ट गंदी रहे, देन दैट ऑल्सो कैन नॉट बी अलाउड। तो ऐसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी के रेसिडेंट उस सभी अपने सोसाइटी मेंबर्स पर लगा सकते हैं। सो देयर इज राइट टू पेट बट इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। आगे पेज 12, आइरिस वो क्या है, स्मॉल आइलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट प्रूफ बनाने के लिए ये भारत इंग्लैंड सब मिल रहे हैं, कल रात भी हमने देखा था। तो इसमें इसरो अब कह रहा है कि हम लोग एक डेटा विंडो बनाएंगे, मतलब स्मॉल आइलैंड में अभी कितना इलाका है, क्या क्लाइमेट चेंज की स्थिति है, ताकि उस हिसाब से वो अच्छे से पॉलिसी बना सके। खैर वो तो अब रोज़ एक एक चीज़ उसमें ऐड होते रहेगी, अल्टीमेटली व्हाट इज़ द फाइनल थिंग वो तो जब 30 दिन खत्म हो गए तो पता चले। आगे का मुद्दा है ग्लासगो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, और भारत ने कहा कि मैं इसको साइन नहीं करूँगा। ऐसा क्यों हुआ? ग्लासगो लीडर्स डेक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज, वन और जमीन उपयोग के बारे में ग्लासगो नेताओं का घोषणा पत्र। अब उसमें सब बातें क्या हैं कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए जब भी प्रोडक्शन यानी उत्पादन, उपभोग, कंजम्पशन, फिर व्यापार, ट्रेड, ये सब के वक्त फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ख्याल रखा जाए। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रशिया, बहुत सारे देशों ने सिग्नेचर किया, लेकिन भारत, अर्जेंटीना, मेक्सिको वगैरह देशों ने सिग्नेचर नहीं किया। भारत ने सिग्नेचर इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें ऐतराज़ है। ये घोषणा में व्यापार शब्द लिखा है, ट्रेड वर्ड इज मेंशन्ड। तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो सकती है ट्रेड और फॉरेस्ट कंजर्वेशन में? मित्रों, इसमें होता ये कि ऐसी डेक्लेरेशन करने के बाद जब इंडिया कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करे, मान लीजिए पेपर, टेक्सटाइल, कुछ भी फार्मास्यूटिकल, तो सामने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज उस पर ज़्यादा टैक्स मांगे या उसको प्रोहिबिट करे, नहीं ये तो ग्लासगो डेक्लेरेशन के हिसाब से पेड़ काट के, जंगल काट के आपने बनाया है, सो वी विल डिमांड मोर टैक्सेस ऑन दिस। अब ऐसी सब चीज़ें हो तो भारत को मज़ा नहीं आए। इंडिया का ये कहना है कि ट्रेड इज़ अ मैटर अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के नीचे उसकी सब बात होनी चाहिए, उस पर क्या टैक्स, क्या सब्सिडी और क्या कंजर्वेशन होना चाहिए। बाहर अलग अलग से ऐसे समझौते पर हमको ऐतराज़ है। सो दैट इज़ वन पार्ट। अब उसमें भी स्वाभाविक है भारत ने साइन नहीं किया तो ढेर सारे अब न्यूज़पेपर कॉलम शुरू होंगे, एक्सप्लेन सीरीज शुरू होगी, तो बाद में इसमें और भी मुद्दे ऐड होते जाएंगे, तो हम देखेंगे। अगर बाद में मुद्दे ऐड ही होने हैं तो आज क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए मैंने आपको आगे भी बताया, 30 दिन के बाद हम एक दिन में खा लोगे तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाए। आज 2 लाइन सुनी है, कल 2 लाइन सुनो तो वो मेमोरी में याद रहता है, तो 2 साल बाद भी पहले ईयर में फेल हो जाए आपका अटेम्प्ट, दूसरे साल दे रहे हो फिर भी कुछ याद रहे, अच्छा सुना था। अदरवाइज पूरे 2 साल 3 साल का आप एक दिन में करंट अफेयर्स करने बैठे, 365 डेज कंपाइलेशन, तो प्रॉब्लम आती है, याद नहीं रहता सब कुछ। होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक नई योजना लॉन्च की है, आयुष्मान CAPF। हम पढ़ने नहीं बैठेंगे फॉर अ सिंपल रीज़न, हम पढ़ चुके हैं। दिस इज़ ऑलरेडी कवर्ड। ये जो मेरी फ्री अपडेट सीरीज चलती है Win21 सीरीज़ फॉर इकोनॉमी, उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ पिलर 1D में। मित्रों, ये आजकल सरकार में ऐसा होता है, पहले वो अनाउंस करते हैं या तो बजट में या कभी, फिर वापस उसका उद्घाटन करते हैं, तो वो 2 बार न्यूज़ में आता है। तो 2 बार पढ़ने का मतलब नहीं, एक बार पढ़ के ख़त्म करो। अपना अप्रोच रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, जो ख़त्म हो गया बस पूरा। एजुकेशन,
कोरोना के चलते स्कूल बंद है, उसको वापस शुरू किया जाए, ऐसा यूनियन होम मिनिस्ट्री सब राज्यों को थोड़ा दबाव डाल रही है, जोर दे रही है कि शुरू कीजिए स्कूल। उसके कारण क्या है? पहला, मोर देन 90% ऑफ द टीचर्स हैव गॉट एटलीस्ट 1 डोज ऑफ वैक्सीनेशन, तो अब सब सुरक्षित है। दूसरा, स्कूल बंद रहते हैं तो जो गरीब माँ बाप है वो बच्चे को बाल मजदूरी पे भेज दें, और स्कूल जाता तो मध्याह्न भोजन में उसको कुछ अच्छा खाना मिल जाता। कुपोषण, माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। क्या मिड डे मील स्कीम की जगह भी अभी नया आ रहा है कुछ, PM पोषण फॉर स्कूल, ये वो भी हम पढ़ेंगे इन द विन 22 अपडेट सीरीज। पेज 14 एक्सप्लेन सीरीज बनाई है कि सरकारी बैंक के स्टाफ को बैड लोन के केस में परेशान नहीं किया जाएगा CBI, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वगैरह द्वारा। अब वो चीज़ तो हमने कल ही पढ़ ली थी, आज उसको ज़्यादा उसने सब उसके टेक्निकल नियम बनाए कि कैसे 10 लाख तक का लोन होगा तो ऐसा होगा, 50 लाख का लोन होगा तो ऐसा होगा। हम पढ़ने नहीं बैठेंगे फॉर अ सिंपल रीजन। पुराने पेपर देखो, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऐसे होते हैं, ब्रॉड थीम, और उसके अंदर 1 मुद्दा 2 मुद्दा 3 मुद्दा करके आप 5-6 मुद्दे में जवाब लिखेंगे। तो आप सोचिए बड़ा प्रश्न क्या हो सकता है, व्हाट इज द बिगर थीम हियर। बड़ा प्रश्न ये है हाउ टू रिड्यूस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या बड़ा प्रश्न ये हो सकता है कि हाउ टू इंक्रीज द लोन एक्टिविटी टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, राइट। तो उसमें तो पब्लिक सेक्टर बैंक के स्टाफ को बैड लोन में परेशान न किया जाए अगर उसने ईमानदारी से डिसीजन लिया, वो तो एक ही मुद्दा होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द लोन इंटरेस्ट रेट, बैंकिंग नेटवर्क को बढ़ाया जाए, फिर बैड लोन्स को कम करने के लिए दूसरा सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल होकर के बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो ये सिर्फ वन लाइनर है, ये खुद में प्रश्न नहीं है कि व्हाट आर द टेक्निकल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एम्प्लॉयज़ वगैरह। प्रश्न को उसकी हैसियत के हिसाब से तैयार कीजिए। उसी तरह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महाराष्ट्र के वो भूतपूर्व होम मिनिस्टर देशमुख को गिरफ्तार किया, छानबीन हो रही है। ये भी एक वन लाइनर ही है एज एन एग्जाम्पल कि कैसे मिनिस्टर और पुलिस ट्रांसफ़र ये सब का नेक्सस, और मुकेश अंबानी से फिरौती मांगी जाए बिटकॉइन में क्योंकि बिटकॉइन ट्रेस करना मुश्किल, तो वो सब कुल मिलाकर एक मुद्दा ही होता है। ये खुद में नहीं प्रश्न बनता कि डिस्कस क्रिटिकली द अरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र मिनिस्टर। आगे की चीज़ है, IPCC ने एक रिपोर्ट दिया है, वो तो पहले भी दे चुके हैं कि अगर हमने अच्छे से सब एक्शन नहीं लिया क्लाइमेट चेंज के खिलाफ तो ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें ख़राब क्या है, बढ़ने तो 2 डिग्री, तो थोड़ा बढ़ भी जाए तो क्या है, ये AC चालू कर देंगे। पुरानी एक स्टडी की बहुत वर्षों पहले क्या हुआ था, एक पेलियोसीन ईओसीन थर्मल मैक्सिमम, ऐसा एक 56 मिलियन ईयर्स पहले का ज़माना था। उस वक्त वॉल्केनिक इरप्शन के बाद पूरी पृथ्वी का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था, जिसके चलते 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो ख़राब क्यों है, उसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वो सब का आपस में जो केमिकल रिएक्शन बढ़ जाता है, और जिसके चलते ओशन में जो जानवर होते हैं, मछलियाँ होती हैं, वो मर जाते हैं बिकॉज ओशन एसिडिटी हैज़ इंक्रीज। फिर टेम्परेचर सेंसिटिव प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दे विल ऑल्सो डाई। अब वो 8 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ गया उसको वापस आने में कितना टाइम लगा, इट टुक 20 to 50,000 ईयर्स। तो इसलिए अगर 2 डिग्री भी बढ़ेगा तो उसको भी हो सकता है मान लीजिए 5,000 साल हो जाए वापस स्टेबल होने के लिए। देयरफॉर वी मस्ट टेक एक्शन। खैर ये तो एक बात हुई। उसके अलावा यहाँ पर साइंस, टेक, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट में जो आजकल अतरंगी टाइप के थोड़े एडवांस प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी ज्ञान मिलता है कि जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन इंक्रीज और डिक्रीज इन द ओशन सलिनिटी। तो अब हमने जान लिया कि अच्छा टेम्परेचर बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ेगा, एंड देयरफॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एसिडिफिकेशन। दूसरा भी एक मुद्दा, कार्बोनिक एसिड वाला जो पानी होता है उसके चलते वेदरिंग एंड इरोजन प्रोसेस गेट्स फास्टर। मतलब वो मिट्टी का बह जाना या पत्थर है वो वेदरिंग हो जाना, घिस घिस के उसकी मिट्टी बन जाना, वो प्रोसेस ज़्यादा तेज हो जाती है पानी अगर एसिडिक हो तो। तीसरी चीज़ जानने को मिलती है लिथियम। अब वैसे आप जानते हैं कोई भी पशु पक्षी जिए मरे उस हिसाब से फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उसका
पूरे सॉइल और एटमॉस्फेयर में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है मात्रा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन लिथियम ऐसा नहीं है। लिथियम को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने पौधे जिंदा हैं मर गए, वो जितना है उतना ही रहेगा। इट इज़ ओनली अफेक्टेड बाय वेदरिंग, वो शायद पत्थर टूटने की घटना से उसमें से जितने लिथियम लीचिंग होके बाहर आए। तो ये भी एमसीक्यू में सब साइंस टेक केमिस्ट्री जानने की चीज़ें। आगे बढ़ते हैं पेज 15, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। वो फेसबुक में कुछ ऐसा था कि मित्रों ये दिवाली के चलते सब घरों में साफ सफाई, धूल मिट्टी उड़े, पटाखे जले, उसके चलते मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया। तो ये बोलने में जो दिक्कत आ रही है, इसका ऑडियो सही नहीं हो तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं बता रहा था फेसबुक की फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। फोटोग्राफ में 5-6 जने हो और आप किसी को टैग करें कि दिस इज मोनाल पटेल, तो फिर वो रिकॉग्निशन सिस्टम ऐसी कि मोनाल पटेल खुद या उसके जैसे दिखने वाले जितने लोग हैं उसके वो फोटो आपस में कनेक्ट कर देगा, एंड देन मोर फोटोज ऑफ दिस पर्सन या शेयर्ड एल्बम्स उस सब में दिखता जाए। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? डिजिटल प्राइवेसी का हनन होता है एंड इट हैज़ बीन मिसयूज्ड। फॉर एग्जांपल अमेरिकी पुलिस, वो कोई क्राइम हुआ हो और उसको डिटेक्ट करे और सीसीटीवी में कोई एक मिले और उसको चेक करे और मिलते जुलते कद काठी के और लोग अरेस्ट हो गए हों, ऐसे सब प्रॉब्लम्स आए। फिर कुछ बार स्टॉकिंग ऑफ द वीमेन, वो किरण फिल्म वाला या डर फिल्म जो भी थी, शाहरुख खान जो जूही चावला के पीछे पीछे उसको स्टॉक करते रहता है। तो अभी जूही चावला वो भारत में रहे, मॉरिशस वेकेशन में घूमने जाए, किधर भी उसके फ़ोटो खींचे जाए और ये आदमी फेसबुक पर उसको चेक करता रहे, पीछे पीछे चलता रहे, परेशान करे। सो दोस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तीसरा, चाइना में इस टाइप की फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से जो उइगुर मुस्लिम लोगों को सरकारी प्रशासन पकड़ ले, ट्रेनिंग कैंप में भेज दे, वो सब प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो अभी 2021 में फेसबुक ने वो सारी सिस्टम बंद कर दी है और ऐसा जितना भी डेटा पहले स्टोर किया होगा कि ये आदमी के इतने फोटोग्राफ हैं, वो सारा जो लिंकिंग वाला डेटाबेस उसको भी वो डिलीट कर देंगे। अब इतने साल किया था, अचानक से ये क्यों सपना आ गया? शायद ये जो फेसबुक में विसल ब्लोवर वाला चल रहा है, तो अभी ध्यान बटाने के लिए, या फिर कि देखो हम भी सीरियस हैं अबाउट एवरीथिंग प्राइवेसी, इसलिए अचानक से उनको सपना आ गया है। आगे बढ़ते हैं पेज 16, इकोनॉमी में इनकम टैक्स का नया एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट अपने लिए काम का नहीं। यूपीएससी में जो बजट टैक्सेशन का पूछते हैं, सिंपल बेसिक पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो ऑल द टेक्निकल थिंग्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम के लिए हो, वो अपने आप काम की नहीं है। ऑन सिमिलर रीज़न आरबीआई की हर एक कमेटी जो सब टेक्निकल चीज़ों की बात करती हो, अपने लिए काम की नहीं है। कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी वाली प्रोसेस में सिक्योरिटी रिसीट ट्रस्ट और एआईएफ के रूप में बैठने दिया भाई, इतना कुछ पूछते नहीं हैं, डोंट वेस्ट टाइम। कुछ लोग मॉक टेस्ट में ऐसा सब 2-2 स्टेटमेंट बना के पूछते हैं और फिर लोग मौज में आ जाते हैं, आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि पढ़ने का फ़ायदा नहीं, या तो पूछते नहीं या पीछे तो इतना आप क्या याद करके जा सकते हैं, छोड़ो इसको। आरबीआई की प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क यानी पीसीए फ्रेमवर्क, वो ऐसी बात है कोई बैंक का एनपीए बहुत बढ़ जाए यानी बैड लोन्स, बासेल नॉर्म्स के हिसाब से उसके पास कैपिटल नहीं हो, या तीसरा कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक नहीं चल रही हो, तो ऐसे बैंकों को आरबीआई 3 कैटेगरी में विभाजित करेगा, रिस्क कैटेगरी 1, 2, 3। उस हिसाब से उस बैंक पर अलग अलग रिस्ट्रिक्शन डाले जाएंगे कि आप नए ब्रांच नहीं खोल सकते, आप लोगों को लोन नहीं दे सकते, आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सैलरी नहीं दे सकते, आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते वगैरह। ऐसा क्यों करेगा आरबीआई? क्योंकि उस बैंक की स्टेबिलिटी बरकरार रहे। आरबीआई को ऐसा पावर मिलता है क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ऐसा सब है। तो ये तो था, इसमें नया क्या है? ये जो इसके 3 इंडिकेटर थे चेकिंग करने के लिए कि कैपिटल एसेट क्वालिटी यानी एनपीए बैड लोन एंड रिटर्न ऑन एसेट यानी प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें थोड़ा सुधार किया है 2022 से। इस इंडिकेटर्स में 3 ऐसे होंगे, पहला कैपिटल यानी बासेल वाला, दूसरा एसेट क्वालिटी यानी कुल मिलाकर बैड लोन कैसे हैं, और तीसरा लीवरेज यानी पहले जो था रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट मतलब बैंक को कितना मुनाफा हो रहा है, उसकी जगह उन्होंने डाल दिया नया लीवरेज। शायद इसलिए क्योंकि कोरोना में बैंकों का मुनाफा तो कम ही होगा, तो वो इंडिकेटर यूज़ करो तो सभी बैंक ये ब्लैक लिस्ट में आ जाए। लेवरेज का मतलब क्या होता है? आपके पास खुद की कैपिटल कितनी है या शेयर होल्डिंग में कितनी कैपिटल लेके आए और उसके अनुपात में आप जाकर लोन में कितना पैसा लेकर आए, और वो सब प्रपोर्शन में है या आपने ज़रूरत से ज़्यादा लोन ले लिया है बिजनेस चलाने के लिए।
बैंक वाले लोन लेते हैं क्या? हाँ लेते हैं ना। आरबीआई से रेपो लोन्स और बहुत सारे स्पेशल विंडोज़ खोले गए सब अलग अलग सेक्टर्स की मदद के लिए, वो सब हम पढ़ चुके हैं विन 21 सीरीज़ की पिलर 1 में। तो ये एक रिफॉर्म लिया गया कि सम इंडिकेटर्स हैव बीन चेंज। दूसरा रिफॉर्म ये लिया गया कि पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मॉनिटरिंग लिस्ट में नहीं रखा जाएगा, उनको उस पर मॉनिटर करे और ये सब रिस्ट्रिक्शन डाले, वो उनको छूट दी गई है, पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब प्रश्न, पेमेंट बैंक तो लोन नहीं दे सकता तो क्यों इसमें मॉनिटर होना ही नहीं चाहिए? पहले होता था, क्योंकि आप समझिए व्हेन यू टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी तो वो तो चेक करनी होगी भले बैड लोन हो या नहीं। एक और भी मुद्दा चल रहा है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भूतपूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी को कुछ अरेस्ट करने किया गया क्योंकि एक पुराना लोन दिया था, वो सब बैड लोन हुआ वगैरह, और वो कैसे लिंक करता है और अब नए जो रूल्स आए हैं उसमें इम्यूनिटी मिले नहीं मिले, वो सब पीएचडी करने हम नहीं बैठेंगे। सो दिस वॉज न्यूज़पेपर फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।